गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी बाय रोहतास सर। माई सेल्फ रोहतास असिस्टेंट प्रोफेसर GCW सिरसा। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ और एक्सप्लोजन। बट तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, इसके व्हाट आर द रीजन और कॉजेज बिहाइंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इट्स इफेक्ट एंड कंट्रोल। तो बने रहिए मेरे साथ, हम देखते हैं कि किस प्रकार से पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन होता है, ग्रोथ होती है, और इसके पीछे क्या रीजन है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि इट रेफर्स टू द रैपिड एंड ड्रामेटिक राइज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि विश्व की जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ोतरी होना, दैट हैज़ अकर्ड ओवर द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स, जो कि पिछले कुछ 100 वर्षों के अंदर ही जो है विश्व की जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी हुई। यदि हम स्पेशली बात करें तो बिटवीन 59 to 2000 इनके बीच में जनसंख्या के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 2.5 बिलियन टू 6.1 बिलियन, यानी कि इन पिछले कुछ 100 वर्षों के अंदर जो विश्व की जो जनसंख्या है 2.5 बिलियन से लेकर 6.1 बिलियन जो इंक्रीज हुई है। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसा कि अभी हमने देखा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसको जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि जनसंख्या के अंदर बहुत तीव्र गति से बढ़ोतरी होना या विश्व की जनसंख्या का बढ़ना, जो कि पिछले कई सालों में नहीं हुआ, कुछ एक सालों के अंदर जो जनसंख्या की जो विश्व की जो जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को ही हम एक्सप्लोजन कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। द इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू द लो डेथ, यानी कि कम मृत्यु दर के कारण पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन होता है उसके पीछे कई कारण होते हैं। उसमें सबसे पहले यदि हम बात करें डेफिनेशन में तो ये है लो डेथ रेट, यानी कि मोर्टेलिटी जो है कम है, एंड हाई बर्थ रेट। जनसंख्या सिर्फ अधिक जन्म दर से नहीं बढ़ती बल्कि कम जो मृत्यु दर होने के कारण भी जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी होती है। इट टर्म एज ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मीन्स हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है, यहाँ देखिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन द इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू द लो डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट, यानी कि जहाँ मृत्यु दर कम हो और जन्म दर ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। द ह्यूमन पॉपुलेशन इज नॉट इंक्रीज एट ए यूनिफॉर्म रेट इन ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यदि हम पूरे विश्व की बात करें तो ये नहीं कि पूरे विश्व के अंदर जो जनसंख्या एक समान गति से बढ़ रही है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से उसके जो बढ़ने की जो दर है, द इंक्रीजिंग रेट इज डिफर और वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री। अमंग द कंट्रीज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए हैज ए स्लो ग्रोथ रेट। यदि हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है, स्लो है। वेयर एज द अदर डेवलपिंग कंट्रीज है एक्सोबिडेंट ग्रोथ रेट, तो दूसरे एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है। यदि हम कंपैरिजन करें द बर्थ रेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज की बर्थ रेट की बात करें तो ये 45 पर 1000, यानी कि 1000 लोगों के पीछे जो जन्म लेने वालों की संख्या है वो लगभग 45 है। और यदि हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वो लगभग राउंड फिगर में बात करें तो ओनली 13% पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। इट मीन्स द डेवलप्ड कंट्री हैज़ वेरी स्लो बर्थ रेट एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज वेयर द बर्थ रेट इज मोर देन डेवलप्ड कंट्रीज। तो विश्व की जो विकसित और अविकासशील जो देश है उन दोनों में जनसंख्या का जो बढ़ने की जो दर है वो काफ़ी अलग अलग है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि कोजेज क्या है, द कोजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं हाई फर्टिलिटी रेट। हाई फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है उच्च जन्म दर या एक्सेलरेटिंग बर्थ रेट। फर्टिलिटी रेट ऑफ ए कंट्री, द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड और ए वीमेन गिव बर्थ टू ड्यूरिंग हर चाइल्ड बियरिंग एज। फर्टिलिटी क्या होती है कि इसका मतलब है कि कोई भी जो वीमेंस है वो अपने जो चाइल्ड बियरिंग जो एज है उसमें कितने बच्चों को जो जन्म देती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी, जो कि हम निकालते हैं इसको, जिससे CBR है, क्रूड बर्थ रेट है। तो इसके अंदर हम इसको लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, इसका निकालने का जो फार्मूला है वो है B, और ये हमारी रहेगी नीचे इसमें P और डिवाइडेड बाय 1000
मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो बी का मतलब है कि जो बर्थ है, कितने लोगों का जन्म हुआ है, जो लाइव बर्थ है, ठीक है, और उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, मिड ईयर की पॉपुलेशन, उसको यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो है CBR यानी क्रूड बर्थ रेट आ जाती है। तो सबसे पहला इसमें कारण है वो हाई फर्टिलिटी रेट या उच्च जन्म दर का होना। द हाई फर्टिलिटी रेट causes a rapid increase in population of the countries। तो यदि हम बात करें तो हाई फर्टिलिटी जो रेट्स है आर प्रीवलेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, उन देशों के अंदर जो है फर्टिलिटी रेट यानी कि जो जन्म दर है वो उच्च पाई जाती है। 9 आउट ऑफ 10 टॉप कंट्रीज विद हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन अफ्रीका। यदि हम 9 में से 10 की बात करें, जो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो बर्थ रेट है, उसमें सबसे ज़्यादा बर्थ रेट जो है हमें मिलती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को, जहाँ पर जो बर्थ रेट है काफ़ी हाई होती है। इन अफ्रीकन सेवरल रीजन है द विक्टिम्स ऑफ द पॉवर्टी, फेमाइन, डाउट एंड डिजीज। उसके कारण जो है बहुत सारा वहाँ पर, जैसे कि नाइजीरिया की बात करें, द कंट्री इन अफ्रीका हैज़ हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट। ए वुमेन ऑन एन एवरेज गिव बर्थ टू 7 चिल्ड्रन। नाइजर के अंदर जो लगभग एक जो वुमेन ओवर एंड एवरेज की बात करें, यदि हम औसत रूप से बात करें, तो लगभग वो 7 बच्चों को जन्म देती है। इंडिया के अंदर ये है लगभग 2.2। और यदि हम इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बात करें, जैसे बिहार है तो ये 3.4 है इंडिया के अंदर, और तेलंगाना की बात करें तो 1 पॉइंट यहाँ पर आंध्र प्रदेश का 1.6 और तेलंगाना के 1.7 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग एक ही देश के अलग अलग पार्ट्स में या विश्व के अलग अलग देशों के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वो अलग अलग पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। दूसरा हमारा इसके में कारण जो है इंक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु जो मृत्यु दर है उसके अंदर जो बढ़ोतरी होने के डिक्रीज होने के कारण जो है, यानी कि कम होने के कारण भी हमें जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है। जनसंख्या विस्फोट ये नहीं है कि जन्म दर से अधिक होता है, लेकिन कई बार क्या मृत्यु दर कम होने से भी क्या है, जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी होती है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, EMR जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर ओल्ड, यानी कि 1 साल से कम जो बच्चे जन्मे हैं उनकी जो कितनी डेथ हुई है, और उस स्थान की कुल जनसंख्या, और उसको यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये EMR आ जाता है। इसके पीछे कुछ रीज़न है कि डेथ रेट कम क्यों हो रही है। एक तो इसमें देखिए जो मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इसकी वजह से भी क्या है, हम क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होएगी। इसके साथ हम बेटर मैटरनल केयर फैसिलिटी, यानी कि शिशु होने के बाद में माता की जो देखभाल है उसकी जो फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो गई है। और वाइड यूज ऑफ प्रिवेंटिव ड्रग्स, वैक्सीन जो है उनका यूज़ करने से भी, प्रिवेंटिव ड्रग्स यानी कि जिस जो हम बीमारियों को बचाती है, इस प्रकार के ड्रग्स से भी या वैक्सीन लेने से भी क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर हमें कमी देखने को मिलती है। तो जिसकी वजह से जनसंख्या के विश्व की जनसंख्या के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। EMR इज एन इंडेक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ द कंट्रीज। यदि हमें किसी देश की, यदि हमें देखना है अभी उस देश की हेल्थ कैसी है उस कंट्रीज की, तो हमें ये देखना पड़ता है कि वहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है। फॉर एग्जांपल की हम बात करें, जो मोनाको है, जापान है, आइसलैंड है, सिंगापुर है, वहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो 2.5 है, यानी कि 1000 लोगों के पीछे सिर्फ 2.5 जो लोग हैं, 2.5% ही उनकी डेथ होती है, जबकि इंडिया के अंदर ये 34। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अलग अलग देशों के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है वो भी डिफरेंट है। इसके बाद इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा की ओवर एंड एवरेज, यदि हम बात करें तो किस किस देश के लोग कितना कितना मतलब लॉन्ग पीरियड जी सकते हैं, ठीक है, जीवित रह सकते हैं। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन हैज इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली ड्यू टू। तो इसके अंदर जो लाइफ जीवन प्रत्याशा हमारी जो है वो कुछ एक देशों के अंदर लोग जो है 35-40 साल तक ही जी पाते हैं, कहीं कहीं पर ये 70 है, कहीं कहीं पर 80 है, कहीं पर 100 भी है। तो इसका मतलब जहाँ पर 100 है, इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन, जो लोग वहाँ पर जा रहते हैं उनकी लिविंग कंडीशन के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। बेटर हाइजेनिक वो खाना लेते हैं, जो भी हम फैसिलिटीज़ की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, तो वो अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है।
ये देखिए सैनिटेशन है, हैबिट्स है, बेटर न्यूट्रिशन है, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इन सब के कारण वहाँ पर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम जापान की बात करें तो वहाँ पर भी अच्छी है। ये देखिए अपन कंपेरिजन कर सकते हैं कि जापान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर के अंदर जो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाई जाती है, वहाँ जो एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 83 है, और इंडिया के अंदर ये 68 है। तो कितना बड़ा इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। द स्टेडी सप्लाई ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ फूड मेक श्योर दैट पॉपुलेशन इज वेल नरिश्ड, यानी कि अच्छी क्वालिटी का भोजन मिलने से हमें पता लगता है कि वहाँ की जनसंख्या बहुत अच्छी है। द हैंस द पॉपुलेशन ग्रोथ द ग्रोन व्हेन एडिक्वेटली नरिश्ड, तो इसलिए वहाँ पर जनसंख्या जो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहती है। इंक्रीज इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन के कारण भी क्या है, जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। एंड इंक्रीज इन इमिग्रेशन ऑल्सो कॉज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकरिंग द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो लोग हैं जाकर वहाँ रहने लग जाते हैं, किसी देश को छोड़कर दूसरे देश के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्यों उनकी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि माइग्रेशन के कारण भी किसी देश की जनसंख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर लोग ज़्यादा जाकर रहते हैं क्योंकि वहाँ पर वो बेटर फैसिलिटीज़ उनको मिल पाती हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर नहीं मिल पाती है। तो इट हैपन्स व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स कम टू एन ऑलरेडी पॉपुलेटेड प्लेस विद द इंटेंशन टू द रिजाइड परमानेंटली, जहाँ पर पहले से ही लोग ज़्यादा है और लोग वहाँ आकर रहने लग जाते हैं और वहाँ पर इस हिसाब से आते हैं कि हमें परमानेंटली वहीं पर रहना है, तो उस एरिया की जो जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है और वहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में बात करें तो लेस स्पेस देन रिक्वायर्ड कॉजेज के अंदर यदि बात करें तो जो मोस्टली क्या अर्बन एरियाज के अंदर जो लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत कम स्पेस रहता है, ठीक है। इन अर्बन सिटीज इट इज़ ऑफन फाउंड दैट ए वेरी लेस स्कोप ऑफ द मेकिंग अवेलेबल एक्स्ट्रा स्पेस टू अकोमोडेट एडिशनल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्पेस हमें वहाँ पर नहीं मिल पाता है ज़्यादा जनसंख्या को अकोमोडेट करने के लिए। तब क्या होता है, हैंस ए लार्ज पॉपुलेशन इज पैक्ड इनटू ए स्मॉलर स्पेस, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारा जो जनसंख्या का एक पार्ट है वो छोटे से एरिया के अंदर रहने लग जाते हैं जहाँ पर स्लम्स का ओरिजिन हो जाता है। हैंस द पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ बढ़ जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, जनसंख्या घनत्व जिसको हम बोलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरिया, यानी कि एक एरिया के अंदर या एक यूनिट एरिया के अंदर, ये स्क्वायर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यदि हम बात करें इंडिया के अंदर ये 416 पर स्क्वायर किलोमीटर विच रैंक 31st इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो पूरे विश्व के अंदर 400 मतलब 16 के हिसाब से हम बात करें तो 31st नंबर पे इंडिया का रैंक आता है। मुंबई की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज 21,000 पीपल। शहरी जो एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, जगह कम होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाती है। The population residing in urban area in India according to 2019 census was only 11.4%, यानी कि वो 901 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर जो है लगभग 11.4% लोग ही अर्बन एरिया के अंदर रहते थे। तो दिस अकाउंट इंक्रीज टू द 28.53% अकॉर्डिंग 2001, और 2001 के आते आते ये लगभग 28.53% लोग जो है अर्बन एरिया के अंदर रहने लगे, एंड क्रॉसिंग 30% एज 2011 सेंसस। तो लगभग 11 के अंदर ये लोग जो 30% को क्रॉस कर गए, तो 31.16% जो लोग हैं वो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर लोग अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं। तो अर्बन एरिया के अंदर इतनी जगह नहीं हो पाती है, तो इसलिए वो एक स्मॉल एरिया के अंदर ज़्यादा लोग रहने लग जाते हैं, जिससे वहाँ पे इंक्रीजिंग जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये तो कुछ कारण थे कि पॉपुलेशन बढ़ने के क्या कारण है, क्या कॉजेज है। यदि हम इंडिया के संदर्भ में बात करें, ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए थे पूरे, यदि हम इंडिया की बात करें तो ये देखिए कि गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट, बर्थ और डेथ रेट के अंदर भी काफ़ी गैप आ गया है। कई बार अर्ली मैरिज कर देते हैं, यानी कि छोटी उम्र में शादी करने से जो उनका जो फर्टिलिटी या जो प्रजनन जो दर है वो बढ़ जाती है। हाई फर्टिलिटी रेट्स, उच्च जन्म दर है, हाई प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एज ग्रुप है, और अनमेट डिमांड फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव की डिमांड, यानी कि जो हम जो यदि प्लानिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग या मतलब निरोधक के रूप में बच्चों को जन्म भी कम हो, उसके लिए जो है उनकी जो डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। लेक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ फैमिली प्लानिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण भी जनसंख्या काफ़ी बढ़ती है। द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड बिहेवियर,
लेस अबॉर्शन रेट, हमारे यहाँ पर अबॉर्शन रेट काफ़ी कम है। लार्ज फैमिली कंसेप्ट यहाँ अभी भी हमारे क्या है, एक संयुक्त जो परिवार प्रणाली प्रचलित है। और जनरल इलिटरेसी, अधिकतर जो है सामान्य हमारी जो अनपढ़ता है वो भी इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है। सेटिस्फैक्शन थ्रू द शेयरिंग ए ज्वाइंट फैमिली में रहने से उनको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, दिस इज ऑल्सो ए रीजन और कॉजेज बिहाइंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द इंडिया। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि जनसंख्या जो बढ़ोतरी होगी उसके क्या मतलब प्रभाव होंगे। तो प्रभाव में यदि हम बात करें तो सबसे पहले ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। किसी भी देश की यदि जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ पर प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी मात्रा सीमित होती है, लिमिटेड होती है। और उनका जो है ओवर यूज होगा, अधिकतर वो नेचुरल रिसोर्स को यूज करेंगे और उससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्स का डिप्लेशन शुरू हो जाएगा और आने वाले टाइम के अंदर ये जो चीज़ें हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाई है उनकी हमें कमी महसूस होने लगेगी, जो कि हमारे विकास को, हमारे डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करता है। इंक्रीज इन फूड डिमांड, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो फूड की डिमांड बढ़ेगी, और फूड की डिमांड बढ़ेगी तो हमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें और एग्रीकल्चर एरिया को नॉन एग्रीकल्चरल एरिया को एग्रीकल्चर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए या तो हम फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे या कोई जो बैरन लैंड है उसको हम कन्वर्ट करेंगे एग्रीकल्चर लैंड के अंदर। इस प्रकार से धीरे धीरे पॉपुलेशन का हमारे नेचुरल रिसोर्स के ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा और हमारे अर्थ के ऊपर भी इसका दबाव बढ़ेगा। इंक्रीज इन वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जनरेशन का मतलब है कि ज़्यादातर जो लोग अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं वो क्या करेंगे, अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं तो हर एक घरेलू चीज़ों को यूज़ करेंगे, डोमेस्टिक जो चीज़ों को यूज़। इससे क्या होगा, अर्बन जो वेस्ट है या जो वेस्ट है वो ज़्यादा जनरेट होगा, जो व्यर्थ जो पदार्थ है या जो हमारा वेस्ट है वो ज़्यादा जनरेट होगा और उसको फिर क्या है, हमें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती है, इंक्रीज इन वेस्ट जनरेशन। अदर इफेक्ट में जैसे कि बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो रोज़गार की समस्या होगी। रोज़गार जब उनको नहीं मिलेगा तो किसी न किसी ऐसे गलत रास्ते पर चल सकती है जो किसी भी देश की जनसंख्या जो है उसके विकास को कहीं न कहीं ये प्रभावित करती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो ए मेजर इफेक्ट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन और द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पावर्टी यानी कि गरीबी, जनसंख्या बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि हर एक पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट हमें देना या रोज़गार देना पॉसिबल नहीं होगा। जब पॉसिबल नहीं होगा तो इससे क्या, हमारे रिसोर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और लोगों के अंदर जो है पावर्टी जो है वो बढ़ेगी। तो फिर जो है लोग जो दूसरे कामों के अंदर संलिप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो पावर्टी है वो भी हमारी एक देश की फिर आने वाले समय के अंदर या किसी भी देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स या इस प्रकार से मुख्य समस्या बन सकती है। इंक्रीज इन क्राइम रेट, तो जहाँ जनसंख्या का जन्म दर ज़्यादा होती है या जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर क्राइम रेट जो है, अपराध जो है की दर काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, गरीबी होती है। तो इसलिए वो दूसरे कामों के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं, जिसके कारण गुंडागर्दी, चोर, मतलब लूट मार है, ठीक है, मर्डर, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर या कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर जनसंख्या का बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, हमें इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। एनर्जी क्राइसिस करेगा कि हमें जो है ऊर्जा के जो रिसोर्सेज है उनकी हमें किल्लत महसूस होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को एनर्जी प्रोवाइड करवाना, तो इसका मतलब है कि हमारे जो एनर्जी के रिसोर्सेज है उनको हम यूटिलाइज कर लेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट एक बार वो हो गए तो फिर उनको दोबारा से रीजनरेट करना मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊर्जा की कमी भी हमें देखने को मिल सकती है। एंड ओवर क्राउडिंग ऑफ द सिटीज़, तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा कि जो सिटीज़ एरिया है यानी कि जो अर्बन एरिया है, शहरों के अंदर जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर क्राउड होगा, क्राउड यानी भीड़ होगी। तो इसके साथ साथ में हमें कंजेशन की, इन्वायरमेंट पोल्यूशन की, नॉइज की, लैंड पोल्यूशन की और अदर जो प्रॉब्लम्स है दे ऑल्सो क्रिएट अलोंग विद द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये कुछ मेजर प्रभाव है जो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भी हमें इन चीज़ों के साथ को निपटना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाकर समय रहते हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या को हमें कैसे रोकना है। तो इसके पीछे कुछ हम बात करें तो सबसे पहले सोशल मेजर, यदि सामाजिक मेजर्स की बात करें, सामाजिक माप की बात करें,
तो एक इसके अंदर है मिनिमम एज ऑफ मैरिज, यानी कि जो जिस समाज के अंदर जो शादी बच्चों की शादी की जाती है छोटी उम्र में की जाती है, उनको कम से कम एक मिनिमम एज यानी कि 20-25 एक मिनिमम एज रख देनी चाहिए, ताकि वहाँ तक वो मैच्योर भी हो जाए और समाज के प्रति वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझे। और लेट मैरिज करेंगे तो वहाँ पर फर्टिलिटी रेट भी कम होगा। तो मिनिमम एज ऑफ मैरिज एक डिसाइड कर देनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग से शादी उससे पहले नहीं होनी जानी चाहिए। राइजिंग द स्टेटस ऑफ द वीमेन, औरतों का जो स्टेटस है या औरतों की जो स्थिति है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक औरतें मतलब इन चीज़ों को नहीं समझेगी, फीमेल्स नहीं समझे, अभी भी बहुत सारे रूरल्स एरिया है जहाँ पर जो औरतों की हालत काफ़ी खस्ता है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए। तो वो क्या है, फिर समाज की प्रॉब्लम्स को समझेगी, समाज की प्रॉब्लम को समझेगी तो वो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने में, उसको स्टॉप करने में, उसको रोकने में वो समाज की या सोसाइटी की हेल्प करेगी। स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा हम हर प्रकार की समस्या को जो है हर प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल एजुकेशन के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। साथ साथ में जो जहाँ पर पॉवर्टी अधिक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ स्पेशली हमें मेल फीमेल एजुकेशन जो है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही लोगों की हम चेतना जागृत कर सकते हैं, उसमें अवेयरनेस ला सकते हैं। वो उन चीज़ों को स्टडी करके पढ़ के उनके इफ़ेक्ट उनको पता लग सकता है। तो शिक्षा के द्वारा हम इन चीज़ों को पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अडोप्टेशन है, चेंज इन सोशल आउटलुक एंड सोशल सिक्योरिटी है, दीज आर अदर फैक्टर जो कि हमें ये बताते हैं कहीं ना कहीं हमें समाज के प्रति अपनी दायित्व को निभाते हुए जनसंख्या के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। अडॉप्टेशन में क्या होता है कि बच्चों को हमें यदि ज़्यादा जनसंख्या हो रही है पैदा या किसी के ज़्यादा है तो हमें दूसरे बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे समाज के अंदर जो एक सोचने का जो नज़रिया है, चेंज इन जो सोशल आउटलुक है, स्टेटस है, उसको हमें चेंज करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा जनसंख्या और कम जनसंख्या इस प्रकार के जो कंसेप्ट है उससे हमें ऊपर उठकर हमें समाज के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी यानी कि इससे हमें क्या है, सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी और हमारा जो रिसोर्स है वो भी बचा रहेगा और आने वाले टाइम में हम अपने नेशन की, अपने देश की जो डेवलपमेंट है उसके विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। अदर मेजर्स की हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि लेट मैरिज, एक तो जो मैरिज है वो लेट करनी चाहिए, क्योंकि अर्ली मैरिज के टाइम में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो जाती है और बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और इससे फिर क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा हो जाती है। सेल्फ कंट्रोल, ह्यूमन बींग्स को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग के द्वारा हम इसमें पॉपुलेशन जो हमारा एक्सप्लोजन है उसको हम रोक सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फैमिली प्लानिंग से क्या होगा कि हम परिवार नियोजन कर सकेंगे, ताकि लोगों को क्या है इसके बारे में पता लगे। हालांकि परिवार नियोजन और परिवार जो कल्याण है ये काफ़ी परिवार जो हमारी फैमिली वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है या फैमिली जो प्लानिंग डिपार्टमेंट इस प्रकार के काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो इससे ज़्यादा परिवार के आकार का निर्धारण करना है हमें कि हमें कितना बड़ा फैमिली साइज चाहिए, ठीक है। और यह निर्धारित करना कि कितने बच्चों का जन्म होना है, ठीक है। और परिवार नियोजन जन्म नियंत्रण के तरीके अपनाने से होगा, ठीक है। यानी कि जो जन्म जो है हमारे नियंत्रण भी कैसे बच्चों के जो बर्थ है उसके ऊपर कंट्रोल करें, कैसे हम उसको रोक सकें। तो इन सब चीज़ों को हमें अपनाकर जो है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। रिक्रेशनल यानी कि मनोरंजन फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए, ताकि सोसाइटी के अंदर जितने मनोरंजन के फैसिलिटीज़ होंगे उससे क्या है, लोगों का जो माइंड डाइवर्ट होगा वो दूसरे कामों के अंदर ज़्यादा जो है अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। पब्लिसिटी करनी चाहिए जो हमारी जो लार्ज फैमिली के जो डीमेरिट्स हैं यानी कि उसके अवगुण है, या उसके जो स्मॉल फैमिली के मेरिट्स है, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के डीमेरिट्स है जो अवगुण है, उनके बारे में बताकर लोगों को अवेयर करना चाहिए। इंसेंटिव देना चाहिए, इंसेंटिव यानी कि जो स्मॉल फैमिली है, जो डेवलप्ड फैमिली है, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव दे ताकि दूसरे लोग भी उनको देकर फॉलो करें, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे समाज के अंदर फैलेगी तो बाकायदा इसका जो है हमारे सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट होगा और हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टू द वीमेन, इसके साथ साथ में हमें औरतों को क्या है, रोजगार देना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या है, जब
जो एक वर्किंग और नॉन वर्किंग वुमेन में भी काफ़ी फ़र्क होता है। जो वर्किंग वुमेन होगी वो अपने घर का काम जल्दी से करके अपने वर्क प्लेस पर जाएगी, ठीक है, तो उससे वो पूरा दिन अपने वर्क में बिजी रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो जनसंख्या को कंट्रोल करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। तो ये तो थे हमारे मेजर्स हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉजेज एंड इफेक्ट। Thanks for being watching this video.